मेरा मकसद जो था राजनीति में आने का, मेरा कोई मकसद था भी नहीं। मेरे को राजनीति में लाने का अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो डूडी साहब का है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुझे घर से बुलाकर बनाया और जीतना है। मैंने कहा जीतने की तो कोई गारंटी दे नहीं सकती। राजनीति में आम जन की भावना को समझना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही कम ऐसे युवा नेता है जो आम आदमी की दर्द को समझे, आम आदमी की भाषा को समझे, आम आदमी के दुख को अपना दुख समझे। जी हाँ, हम ऐसी एक शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। वो अपने आप में परिचय है और अभी वर्तमान में जो बीकानेर जिला देहात कांग्रेस है उनके अध्यक्ष है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विष्णाराम सियाग से। आज उनसे हम उनके जीवन का जो पूरा चक्र चला है उसकी पूरी बात करेंगे और रूबरू होंगे। किस तरह वो राजनीति में आए, किस तरह वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े, पहले क्या करते थे, सभी कुछ उनसे लंबी चर्चा करेंगे। विश्राम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्राथमिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ प्राथमिक शिक्षा ली? प्राथमिक जीवन मेरा गांव से शुरू हुआ था। मेरा गांव बासी बरसिंहसर है और सही पूछो तो बहुत ही अभाव में शुरू हुआ था। मतलब 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती थी। उस समय का समय सो संघर्ष का हमने देखा हुआ है। खेत में काम करते थे, स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते स्कूल की छुट्टी होते ही खेत में जाके काम करना होता था। निनाण वगैरह सारा हम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, पढ़ाई की। बड़े बड़े भाई साहब थे, वो उन्होंने थोड़ी पढ़ाई अच्छी की तो वो आईएएस बन गए थे, वो तैयारी कर रहे थे। तो मुझे भी मौका मिला उनके साथ। वो कंपटीशन की तैयारी करते थे तो प्रारंभिक शिक्षा उनके साथ करने का मुझे मौका मिला। जयपुर और दिल्ली पढ़ने का मौका मिला। जिस तरह आपने उस वक्त जो कठिनाई देखी थी, तो उस जब और धीरे धीरे जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और एक ये सामाजिक स्तर को आप जो लगातार ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, इसका कारण है कि जो आपने अभाव देखा वो अब गांव के लोग नहीं देखे। बिल्कुल। मेरा मकसद जो था राजनीति में आने का, मेरा कोई मकसद था भी नहीं। मैंने अभाव देखा और जो अभावग्रस्त में हम लोग रहे, मुझे यूं लगता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए, अगर मौका मिले तो सामाजिक क्षेत्र में ऐसा काम करें जिससे जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको हम मौका दें, उनको हम कोई भलाई का अगर उनका काम अगर कर सकें, अपने हाथ से अगर हो तो कोशिश वो करें। उसमें मेरा हमारा हमेशा विजन ये रहता था। उसी विजन को लेकर चलते थे। वो अचानक आप यूं समझिए एक्सीडेंटल मुझे राजनीति में आना पड़ा। एक्सीडेंटल की बात करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पहले बैंक में काम करते थे और बैंक के कर्मचारी थे प्राइवेट बैंक में, लेकिन फिर अचानक आप राजनीति में आए। इसका लोगों को बताइए, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि आप राजनीति कैसे हैं। जी देखिए, शुरुआत में जब ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के उस समय मैं दिल्ली में था। दिल्ली भाई साहब सर्विस में थे और मैं वहाँ पढ़ाई करता था। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही जॉब की तलाश में थी कि कहीं जॉब लग जाए। उसके लिए दिल्ली जो अखबार में विज्ञापन आते हैं जॉब के लिए, उनको हम देखते थे कि कहीं अगर रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ इंटरव्यू भी देते थे। 2-4 जगह दिए भी थे। बाई चांस वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में बीकानेर का एक प्राइवेट बैंक का विज्ञापन आया था कि यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो मैंने वहाँ दिल्ली में इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन बीकानेर के लिए हो गया था। नई ब्रांच आईसीआईसी बैंक की आई थी तो यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं यहाँ आ गया था और आईसीआईसी बैंक में मैंने 5-6 साल तक काम किया था। उसके बाद संयोगवश मेरे बड़े भाई साहब रामकिशन जी सियाग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हमारा उसी समय शुरू हुआ था 2009 में। तो जब शुरू हुआ था यूथ कांग्रेस इलेक्शन की सारी मेंबरशिप मैंने करवाई थी। और हकीकत ये है कि रामकिशन जी को पता भी नहीं था कि मैंने मेंबरशिप करवाई है। मेंबरशिप कंप्लीट हो गई, सब कुछ स्क्रूटनी हो गई। उसके बाद में यूं ही बैठे कई लोगों ने रामकिशन जी कह दिया कि आपको यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि यार तूने वो जो फॉर्म भरे थे वो जमा करा दिए थे? मैंने कहा जमा करा दिए थे, मेंबर आप बन भी गए? अच्छा, मैं बन गया क्या? तो उसके बाद में कई साथी थे, उन्होंने साथ में लग गए, यूथ कांग्रेस का चुनाव का उन्होंने मन बना लिया था। तो हमने फिर मेंबरशिप के आधार पर सब जगह जो चुनाव हुए, वोट मांगे और वो जीत गए। उस वक्त तक विष्णुराम सियाग के मन में नहीं था राजनीतिक? नहीं, बिल्कुल 1% ही नहीं था। कहीं दूर दूर तक नहीं था। हमारे फैमिली में कोई राजनीति में था नहीं। हाँ, कांग्रेसी विचारधारा से
हमारा जन्म से नाता है कि कांग्रेस विचारधारा से पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। भवमराज जी हमारे गांव के प्रधान थे, वो सरपंच भी रहते थे, तो पूरा परिवार इस प्रकार हमारा कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। हाथ का निशान जानता है पूरा परिवार। पहले भी सारे परिवार थे तो सारे वो कांग्रेस को वोट देते थे। कांग्रेस की एक मानसिकता थी। फिर वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में हालांकि सारी मेंबरशिप मैंने करवाई थी, तो मीटिंग वगैरह सारी मैं ही करवाता था, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली मुझे नॉलेज था। तो मैसेज करना, फोन करना, या जो भी डिजाइन वगैरह बना बनू कर मैं पोस्टर वगैरह सोशल मीडिया का छोटा मोटा कर लेता था। तो इसलिए उस टाइम यूथ कांग्रेस से मैं जुड़ गया था। और उसी टाइम मेरे को भी जब यूथ कांग्रेस चुनाव हुए तो ग्राम पंचायत का मुझे अध्यक्ष बना दिया था। वो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में सबने कहा तो मैं लड़ दिया, जीत गया था। ये वहां से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। फिर भाई साहब का डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद में मैं तो बैंक में था, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, या ना यूं समझे कि इधर कोई रुचि थी नहीं, और ना मैं इधर कोई काम काज मतलब पॉलिटिक्स में कोई सक्रिय था। सबने, परिवार वालों ने, शुभ चिंतकों ने, मित्रों ने, सबने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो यूथ वहाँ बैंक में करता हूँ, जॉब करता हूँ भाई, कि जॉब छोड़नी पड़े चाहे चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। काफी लोग घर पे भी आ गए, हालांकि मानस नहीं था, फिर भी सबने कहा। तो फिर मेंबरशिप हमने यूथ कांग्रेस की करवाई। और उस टाइम डूडी साहब ने भी प्रेशर किया मेरे को, मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डूडी साहब मुझे नजदीक से जानते थे कि मीटिंग सारी मैं करवाता था। और रामकिशन जी का जब इलेक्शन हुआ तब भी सारा मैंने संभाला था, तो उनको पूरा पता था। तब उन्होंने भी कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं यूथ कांग्रेस चुनाव लड़ा, सबका सहयोग रहा। और एक तरह से यूं समझो कि वो निर्विरोध चुनाव था। सामने खड़े तो थे, क्योंकि इलेक्शन में उसमें निर्विरोध सिस्टम होता नहीं है यूथ कांग्रेस में। तो साथ में हमारे साथी कई चुनाव लड़े थे, मगर लगभग एक तरफा मेरे को सबने वोट दिए, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी मेरी जो रुचि थी वो सोशल सर्विस में ज्यादा थी, कि सामाजिक सेवा का अगर इसके माध्यम से, राजनीति के माध्यम से अगर सामाजिक सेवा का मौका मिले तो हमें करना चाहिए। तो उस टाइम हमने फिर 2011-12 से हमने ब्लड डोनेशन कैंप मैंने शुरू किया। ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी मदद करने की कोशिश की। जरूरतमंद लड़कियों को, 2-3 लड़कियां ऐसी थी जिनको कोचिंग के पैसे नहीं थे, वो व्यवस्था करवाई। ऐसे करके ये सामाजिक सर्विस भी, सोशल से सर्विस जो है ना, ये भी हमने उस टाइम मैंने शुरू की। और भगवान की दया से और युवा साथियों की मदद से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी वो अनवरत चल रहा है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष से विष्णाराम सियाग आज देहात जिला अध्यक्ष बन गए। बहुत बड़ा राजनीतिक सफर, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे आप, बहुत सी रैलियां की, सभी जानते हैं युवा में आपका क्रेज बहुत अच्छा है। मगर एक वो सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि रामेश्वर डूडी के आप काफी नजदीकी रहे हैं, और उनका जो बर्दाश्त है हमेशा आपके साथ रहा है। तो जो रामेश्वर डूडी के जो अभी अस्वस्थ हैं, उनमें भी आपने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अब उनका स्वास्थ्य कैसा है। देखिए, डूडी साहब मेरे राजनीतिक गुरु है। मेरे को राजनीति में लाने का अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो डूडी साहब का है। वो मुझे लेके आए थे, और उनके लाने के बाद कभी भी, आज तक का मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कभी भी चलाकर डूडी साहब को नहीं कहा कि मुझे ये पद चाहिए। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुझे घर से बुलाकर बनाया। उसके बाद में जिला परिषद का उपचुनाव था, डूडी साहब जिला प्रमुख थे। फिर वो विधायक बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो वो 17 नंबर वार्ड खाली हो गया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि संवैधानिक पद पर, एक पद पर ही आप रह सकते हैं। तो वो 17 नंबर वार्ड पर उपचुनाव था। उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव हम हारे थे, उसको काफी मार्जिन भी रहा था। तो 17 नंबर वार्ड के उपचुनाव के लिए मुझे जयपुर डूडी साहब ने बुलाया था कि बोला आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है साहब, और जीतना है। मैंने कहा जीतने की तो कोई गारंटी दे नहीं सकता, मगर मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। तो डूडी साहब का और सबका, वार्ड के लोगों का और सबका सहयोग रहा, तो 17 नंबर वार्ड में जीत गया था। उसके बाद में जिला प्रमुख का भी उपचुनाव था, क्योंकि डूडी साहब नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। तो मैंने, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि डूडी साहब मुझे टिकट देंगे, और ना मैंने मांग करी, ना किसी से सिफारिश करवाई, मगर मुझे चलाकर कहा कि आपको जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना है। और मैंने कहा साहब, और भी काफी सीनियर कि नहीं, ये मेरी इच्छा है कि आप जिला प्रमुख का चुनाव लड़ो। हालांकि
उस टाइम क्रॉस वोट होने से लूज कर गए थे, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उस उम्र में और नया होते हुए भी मुझे जिला प्रमुख की टिकट थी। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। उसके बाद में अभी जिला अध्यक्ष की बात थी तो डूडी साहब ने सारा मुझे कहा था कि आपको जिला अध्यक्ष बनना है। डूडी साहब ने सारा प्रयास किया, सभी नेताओं से, जिले के सभी नेताओं से, प्रदेश के सभी नेताओं से डूडी साहब ने बात करी थी और उनके प्रयासों से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। दुर्भाग्य से डूडी साहब 27 अगस्त को बीमार हो गए थे। आज हम सबको डूडी साहब की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। वजह ये कि डूडी साहब न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान के ऐसे नेता हैं जिनको हर व्यक्ति दिल से चाहता है। उनकी दिल में जो जगह है लोगों की, डूडी साहब की, वो हर आदमी बना नहीं पाता। उन्होंने जो बनाई, अब वो उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, वो हर आदमी उससे वाकिफ है कि एक बार जो मिल लिया डूडी साहब से, वो फिर उनका फैन ही बनता है। अध्यक्ष आप बने, बनते ही विधानसभा चुनाव आ गए। बीकानेर जिले की 7 सीटें, 7 में 6 में कांग्रेस लॉस। एकमात्र जो सीट निकली वो थी नोखा, जहां पे रामेश्वर डूडी जी की पत्नी सुशीला डूडी जीती। मगर लोग कहते हैं जो मेहनत थी, जो रणनीति थी, वो बिश्नाराम की थी। तो बिश्नाराम ने नोखा सीट तो निकाली, लेकिन बाकी कहाँ समस्या आ गई उनकी? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, नोखा में केवल बिश्नाराम की रणनीति या मेहनत नहीं थी, सभी की थी, कार्यकर्ताओं की थी और लोगों का, जनता का मानस भी था। डूडी साहब के प्रति सहानुभूति थी। उस वजह से ये सारा डूडी साहब की मिसेज सुशीला जी डूडी वहां से अच्छे मार्जिन से जीती। सब कार्यकर्ताओं का मन भी था। रही बात दूसरी सीटें हारने की, तो हमारा क्या है कि कुछ जो मैनेजमेंट था, या यूं कहें कि हमारे जो नेता थे उनका मैनेजमेंट था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। उस वजह से दूसरा डूडी साहब की भी देखो कमी रही इसमें। ये जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें डूडी साहब की अच्छी पकड़ थी और उस पकड़ की वजह से डूडी साहब हमेशा यहाँ मेहनत करते थे। इस बार भी उम्मीद थी कि डूडी साहब यहाँ पर अच्छा मेहनत करेंगे तो सारी सीटें यहाँ पर जीत जाएंगे। 5 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सीटें आती है, 5 में सब जगह मैं गया, सब जगह हमने मेहनत करी, चाहे कोलाई तो, खाजवाड़ा, लूणकणसर, डूंगरगढ़, सब जगह जितनी भी मीटिंगें थी उन मीटिंगों में गए, सबने कहा भी। कुछ न कुछ ऐसा भी है कि देखो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। हमारे जो उस टाइम के जो सिटिंग एमएलए थे, सिटिंग मंत्री थे, उनके एंटी इनकम्बेंसी की वजह से काम में कोई कमी नहीं थी। काम बहुत कराए थे, 600 करोड़ के काम कोलायत खाजवाड़ा में हुए थे, काफी काम हुए थे, काम में कमी नहीं थी। मगर देखो, कुछ भी कहो, मैं आपको सही बताता हूं कि अगर हम कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज्यादा दिन तक हम सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब बिश्नाराम मानते हैं कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई थी मंत्रियों के या विधायकों के द्वारा? देखिए, अगर किसी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की है, किसी ने भी, मैं कोई भी नेता में मान लो, अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी जिसने नहीं की है वो राजस्थान में जीते हैं। और हमारे यहाँ पर ये कमी रही है, इसमें हमें मानना पड़ेगा। चाहे मैं भी हूं, हो सकता है कल को मैं मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, तो बनने के बाद अगर अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल अगर नहीं रख पाऊं तो मैं दोबारा जीत नहीं सकता। एक बार मंत्री, एमएलए सब कुछ बन सकता हूं, मगर दोबारा अगर मुझे आना है तो उसके लिए तो देखो कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना पड़ेगा। और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। संगठन अगर मजबूत होता है, संगठन में अगर मजबूती है, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को हरा दे। कांग्रेस पार्टी के वोटों की कमी नहीं है, आज भी वोट की कमी नहीं, मगर कहीं न कहीं हम खुद में कमी रहती है जिसकी वजह से हम लूज कर जाते हैं। अंतिम सवाल, क्या बिश्नाराम ऐसा सपना पाले हुए या ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो भी विधायक बनेंगे, या उनके जो फॉलोअर्स है वो चाहते हैं वो विधायक बने और विधानसभा में हमारे मुद्दे उठाएं? देखिए, ये तो हर किसी का सपना होता है, मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। सबको मिले ये कोई जरूरी नहीं है। विधानसभा का चुनाव एक व्यक्ति लड़ता है और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी लड़े वो जीते। अभी ये बात भी सच है कि कांग्रेस का समय भी ठीक नहीं है। ऐसे समय में हमारे लिए एक चैलेंज भी है, विशेषकर मेरे लिए, मेरे जैसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरा एक दायित्व बनता है
कि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनके काम हो, उनकी हक की लड़ाई हम लड़े। मेरा प्रयास ये रहेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। ग्रामीण का जो बूथ लेवल है, उस बूथ लेवल तक कांग्रेस को मजबूत करने का मेरा मकसद है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा आए थे और उन्होंने काफी नाराजगी दिखाई थी। आपको भी कहा, शहर अध्यक्ष उनको भी कहा। पूरा मुद्दा क्या रहा? क्या वो कार्यकर्ता पूरा नहीं आ पाए या आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाए? उन काफी नाराज थे कि मीटिंग में कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, वो नाराजगी उनकी वाजिब थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारा जो जगह थी, जगह का बहुत बड़ा दिक्कत था। हमने लोकेशन ढंग से चेक करके नहीं ली। हमारे जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारियों की हमें कैटेगरी दी थी, 800 लोगों की कैटेगरी थी और लगभग 600 650 करीब आगे थे। मगर अब आप जगह ले लें कोई 2000 की और आदमी आए 650 की, तो वो तो गड़बड़ रहेगा। उसमें कोई दिक्कत थी नहीं और उनकी नाराजगी वाजिब थी, क्योंकि वहां का जो मैनेजमेंट हमारा था ना, वो थोड़ा ठीक नहीं था। वो अगर ये कहते हैं कि भीड़ करनी है, कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उससे मतलब नहीं है। तो भीड़ हो तो हम उस हिसाब से, हमें जो कैटेगरी दी, हम कैटेगरी वाइज सब लोगों को हमने फोन कर दिया। उसमें से लोग आए भी। कुछ लोग तो देखो 10, 15, 20% तक तो लोग कोई न कोई रीजन हो जाता है जिसकी वजह से नहीं आ पाते। मगर वो यूं समझिए कि हमारी मैनेजमेंट जो हमारा था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो था, उसकी वजह से वो सिस्टम गड़बड़ हुआ। मगर उसके बाद हम जब खाना खा रहे थे, तब उन्होंने ये चीज कंसिडर की कि वहां पर जो भीड़ थी, वो तो सब जगह जो दूसरी जगह हो रही है, चाहे गंगानगर हुई हो, चाहे बाड़मेर हुई, नागौर हुई, चूरू हुई, जो भीड़ वहां हो रही थी, चाहे वो लोग उतने ही हमारे थे। मगर कैटेगरी जो थी और कैटेगरी के अनुरूप हमने जो सीट्स तय की, वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ रह गया था। उस वजह से सब हुआ था। इसलिए हम वापस 27 तारीख को कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। ये थे हमारे साथ बिहार जिला अध्यक्ष विशाल सियाग, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात कही और ये भी माना कि अगर कार्यकर्ताओं में दरकिनार किया जाएगा या कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं की जाएगी, तो वह राजनेता लंबा जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना ही लंबा सफर तय कर पाएगा। और उन्होंने कहा बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करनी पड़ेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बढ़त के साथ बीकानेर से आगे भेजने का पूरा प्रयास करें। कैप्टन साथी साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।